हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो चैप्टर है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इंग्लिश सप्लीमेंट्री, उसको देखते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इसको लिखा है हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, वेल नोन एज H.G. Wells, was born on 21st September 1866 in England. He was a great writer who wrote novels, history and science fiction. The most famous works of H.G. Wells are The Time Machine, The Invisible Man. तो जो इनविजिबल मैन है यानी अदृश्य आदमी, अदृश्य इंसान, एक ऐसा इंसान जो किसी को दिखाई नहीं देता, और द टाइम मशीन, इससे H.G. वेल्स बहुत पॉपुलर हो गए थे। इनका जो ये साइंस फिक्शन था, स्टोरी था, जो इनकी राइटिंग थी, इससे H.G. वेल्स बहुत लोकप्रिय हो गए थे। इस चैप्टर में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एक वैज्ञानिक कहानी है, साइंटिफिक कहानी है, एक काल्पनिक वैज्ञानिक कहानी, फैंटेसी, इमेजिनेशन। ग्रिफिन एक वैज्ञानिक है, उसका नाम है ग्रिफिन, एक ऐसी दुर्लभ दवाई खोजता है जिससे वह अदृश्य हो जाता है, परंतु एक पारदर्शक शीशे यानी ट्रांसपेरेंट शीशे की सीट की तरह ठोस भी रहता है। यानी दिखता तो नहीं है, उसका शरीर शीशे की तरह हो जाता है, यानी जब आप उसे देखेंगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आप उसको टच करेंगे तो महसूस कर लेंगे। यानी कुछ ऐसा उसने आविष्कार किया है कि कोई उसे देख तो नहीं पाएगा, लेकिन यदि वो चल रहा है तो आवाज आएगी। और इसमें एक शर्त यह भी है कि बिल्कुल यदि वो नेकेड रहता है, नंगा रहता है, तभी उसकी ये खोज कारगर होगी। यदि कोई कपड़ा पहन लेता है तब वो अदृश्य नहीं रह पाएगा। तो आइए स्टोरी को ट्रांसलेट किया गया हिंदी में, इसको देखते हैं। आप लोग बुक ओपन कर लीजिए, लाइन बाय लाइन स्टार्ट कीजिए देखना। क्या एक व्यक्ति अदृश्य हो सकता है? यह एक वैज्ञानिक की कहानी है जो स्वयं को अदृश्य बना लेता है। क्या वह इस खोज का सदुपयोग करता है अथवा दुरुपयोग करता है? जो भी इस तरह के इन्वेंशन होते हैं तो उसके दो साइड होते हैं, उसके दो साइड्स होते हैं। एक उसका अच्छा पार्ट्स होता है और एक उसका निगेटिव होता है। दुनिया में जितने भी इन्वेंशन होते हैं उसको हम दो कामों में यूज़ कर सकते हैं, या तो हम उसका अच्छाई के रूप में उपयोग करें या उसका बुराई के रूप में उपयोग करें। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, एटम बम है, इसका हम बिजली उत्पादन में भी उपयोग कर सकते हैं और किसी देश को तबाह करने में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग कैसे करते हैं। तो जितने भी साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, जितने भी साइंटिफिक जो इन्वेंशन होते हैं, उसके दो साइड्स होते हैं, उसको हम अच्छाई के रूप में या बुराई के रूप में उपयोग कर सकते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फिट। तो इसमें दो लड़के हैं, वे दोनों लड़के जब एक वन पेयर नंगे पैर का जोड़ा कीचड़ युक्त, यदि वो वैज्ञानिक कीचड़ में गया होगा और इसके बाद सड़क पे आया होगा, तो जब वो चलेगा तो कीचड़ तो सड़क पे लगेगा लेकिन वो व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। वो साइंटिस्ट ग्रिफिन हो सकता है कीचड़ में गया हो, और कीचड़ के बाद जब वो सड़क पे आया तो कीचड़ तो सड़क पे लगा लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। इससे जो दो लड़के थे बड़े आश्चर्य किए, ये क्या, फुटप्रिंट्स तो पड़ रहा है सड़क पे, फुट का प्रिंट तो है लेकिन वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। दोनों बच्चे बहुत चौंक गए, आश्चर्य से चौंक गए कि लंदन की सड़कों पर ये क्या हो रहा है, फुट का प्रिंट तो पड़ रहा है लेकिन वो इंसान नहीं दिखाई दे रहा। जब वे देख रहे थे तो उनकी दृष्टि
एक ध्यान देने योग्य दृश्य पर पड़ी। पांव का एक ताजा निशान पता नहीं कहां से आ गया। एक के बाद एक पद छाप पड़ते गए। पद छाप यानी पैर के छाप पड़ते गए। बालकों ने उसका पीछा किया। लंदन की सड़क पे बालक उसका पीछा किए कि पैर फुट का प्रिंट तो आ रहा है लेकिन व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोनों बालक उसको फॉलो करने लगे और वे तब तक उसका पीछा करते रहे जब तक कि कीचड़ वाला पैर, जब कीचड़ खत्म हो गया, इसके बाद वो दिखना बंद हो गया, तब तक वे सब उसका पीछा करते रहे। तो इस लेखक बता रहे हैं कि इस रहस्य की व्याख्या सचमुच काफी सरल थी। हतप्रभ बालक एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी खोज की थी कि मानव शरीर को पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए। वैज्ञानिक ग्रिफिन ने एक के बाद एक प्रयोग यह सिद्ध करने हेतु किए कि मानव शरीर अदृश्य हो सकता है। अंत में उन्होंने कुछ दुर्लभ दवाएं स्वयं पी लीं और उनका शरीर ऐसा पारदर्शी हो गया जैसे शीशे की एक चादर हो। यद्यपि वह प्रखर बुद्धि वाला वैज्ञानिक था, ग्रिफिन के बारे में, ग्रिफिन कानून की अवज्ञा करने वाला व्यक्ति था। उसका मकान मालिक उसे नापसंद करता था। अब ग्रिफिन के बारे में लेखक बता रहे हैं कि ग्रिफिन कानून का पालन नहीं करता था। वैज्ञानिक तो बड़ा था लेकिन लॉ को नहीं मानता था क्योंकि उसका जो लैंडलॉर्ड था वो उसे पसंद नहीं करता था। उसकी जो एक्टिविटीज थी ग्रिफिन की, उस साइंटिस्ट की, वो अच्छी नहीं थी। उसका प्रतिशोध लेने के लिए ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दिया था। ग्रिफिन ने अपने मकान मालिक के घर में ही आग लगा दिया था। इसका मतलब कि ग्रिफिन लॉफुल व्यक्ति नहीं था, वो अच्छा इंसान नहीं था। बिना दिखाई दिए भाग जाने हेतु उसने अपने वस्त्र उतार दिए। यदि वस्त्र पहना होता तो पकड़ा जाता, तो उसने अपना पूरा वस्त्र ऊपर से नीचे तक उतार दिया ताकि वो किसी और की नजर में ना आए। इस प्रकार वह एक बेघर घुमक्कड़ बन गया। तो जब मकान मालिक से ही झगड़ा कर लिया ग्रिफिन ने, तो उसके पास तो अब मकान रहा नहीं, तो बेघर हो गया, घुमक्कड़ हो गया, घूम घूम के रहने वाला। वह उन बालकों से जो लंदन में थे उनसे तो बच निकला, लेकिन उसकी परेशानियों का अंत नहीं हुआ। उसने लंदन में निर्वस्त्र विचरण करने के लिए गलत समय चुना था, क्योंकि वह समय ठंडक का था और ठंडक में बिना कपड़ों के रहना आपको मालूम है कितना कठिन होता है। इसलिए उसने सड़कों पर मारे मारे फिरने के बजाय गर्मी के लिए लंदन के एक विशाल स्टोर में यानी मॉल में चुपके से घुसने का निर्णय लिया। वो उस मॉल में यानी वो जो स्टोर था वहाँ पे गया, लेकिन स्टोर के बंद होने का समय हो गया था और जैसे ही दरवाजे बंद किए गए ग्रिफिन ने बिना पैसा खर्च किए भोजन कर लिया। क्योंकि उसको कोई देखने वाला नहीं था तो आराम से रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लिया, क्योंकि कोई था नहीं, समय हो गया था स्टोर को बंद करने का। उसने बॉक्स तोड़ दिए और स्वयं को ऊनी वस्त्रों में ढक लिया। इतनी ठंड थी कि उसने स्टोर में से ऊनी कपड़ा लिया और अपने आप को उससे ढक लिया। इसके बाद जूता, ओवरकोट, हैट पूरा वो पहन लिया और जब वो कपड़ा पहन लिया तो वह दृश्य नहीं रहा, लोगों की नज़र उस पर पड़ने लगी होगी। रेस्टोरेंट के किचन में उसे ठंडा गोश्त और काफ़ी भी मिल गया और भोजन के पश्चात उसने मिठाई खाया, शराब पिया और किराने की दुकान से ले आया और रजाइयों में सो गया। क्योंकि मॉल में उस स्टोर में कोई था नहीं तो वहीं पर सो गया। अगर ग्रिफिन समय से जग जाता तब तो पकड़ा नहीं जाता, लेकिन वो समय से जगा नहीं और जब दुकान के, उस मॉल के, उस स्टोर के कर्मचारी आने लगे तो ग्रिफिन डर गया और भागने लगा। तो जब कोई भागेगा तो उसका पीछा करेंगे लोग, आखिर क्या बात है, क्यों भाग रहा है। तो स्टोर के कर्मचारी भी उसका पीछा किए और उसने जल्दी जल्दी अपना सारा कपड़ा ग्रिफिन ने उतारना स्टार्ट किया ताकि उसको कोई देख ना पाए। तो जल्दी जल्दी उसने अपना कपड़ा उतारा और उतनी ठंडी हवा में, उतने ठंडक में भी ग्रिफिन अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को अदृश्य करने के लिए अपना सारा कपड़ा उतार लिया और बिल्कुल निर्वस्त्र हो गया।
इस तरह से उसकी जान बची। इसके बाद उसने एक नाटक कंपनी में, जो स्टोर होता है नाटक कंपनी का स्टोर, वहां पे प्रवेश करने का विचार किया। उसको लगा कि यहां पे कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा, कुछ चीजें मिल जाएंगी जिससे कि ठंड से बच जाएगा। इसके बाद ड्रूरी लेन गया, वो लंदन में थिएटर का सेंटर है, केंद्र है, वहां पे दुकान उसको मिल गई। वो चूंकि नंगा था, निर्वस्त्र था, इसलिए कोई उसने दवा ऐसी पी ली थी अदृश्य होने की कि कोई उसे देख नहीं पाया। इसके बाद उसने चश्मा लगाया, नकली नाक चिपकाया और बड़ी बड़ी गुलमुच्छे पहने और बड़ा सा हैट सिर पर रख करके बाहर आया और बिना दिखाई दिए निकलने हेतु उसने क्रूरतापूर्वक दुकानदार पर पीछे से आक्रमण कर दिया और उसके पश्चात उसका सारा धन लूट लिया। तो ग्रिफिन एक ऐसा साइंटिस्ट है जो कि कानून को नहीं मानता है और गलत चीजों को करता है। लंदन में आपको मालूम है ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, वहां बहुत भीड़ भाड़ होती है। वो सोचा कि अब लंदन से दूर कहीं चला जाए, किसी गांव में चला जाए। उसने ट्रेन पकड़ी और एक सराय में जाकर के 2 कमरे बुक कर लिए। एक इन में गया और वहां पे 2 कमरे उसने बुक कर लिए। सामान्यतः सराय में जाड़े के समय कोई जाता नहीं है, इसलिए ग्रिफिन जब वहां पर कमरा बुक किया तो जो सराय में जो लोग थे, जो उसके केयर टेकर थे, ओनर थे, उनको बहुत आश्चर्य हुआ और सभी लोग इसकी चर्चा करने लगे। मिसेस हॉल, जो सराय मालिक की पत्नी थी, ने उनसे मैत्री करने का हर प्रयास किया, पर ग्रिफिन को बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। और यह बात उसने मिसेस हॉल को बता दी, जो सराय की मालकिन थी मिसेस हॉल। वो उससे बातचीत करने को आतुर थी, लेकिन ग्रिफिन ने कहा कि मैं इस समय कोई बात करना नहीं चाहता। आइपिंग मेरे आने का कारण है एकांतवास। मैं नहीं चाहता मेरे काम में कोई विघ्न डाले। जो मेरा जाड़े के मौसम में इस सराय में आने का कारण है कि मैं एकांतवास चाहता हूं, इसलिए प्लीज कोई मुझसे बात ना करें। एक एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मेरा चेहरा खराब हो गया है। तो इस तरह से ग्रिफिन ने अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास किया कि लोगों से कम मिलें, कम बात करें, जिससे कि वो बचा रहे। तो इस बात से संतुष्ट होकर कि आगंतुक एक सनकी वैज्ञानिक है और इस बात को ध्यान में रखकर कि उसने उसे अग्रिम किराया यानी एडवांस दे दिया है, मिसेस हॉल उसकी विचित्र आदतों तथा चिड़चिड़े स्वभाव को अनदेखा करने के लिए तैयार हो गई। मिसेस हॉल यानी सराय मालकिन ने सोचा कि ठीक है, वैज्ञानिक है, थोड़ा सनकी है, तो इसके कुछ नाज नखरे भी मैं उठाने को तैयार हूं, क्योंकि इसने पेमेंट मेरा एडवांस में कर दिया है इस जाड़े के मौसम में भी, जबकि इस सीजन में सराय बिल्कुल खाली होता है, कोई भी वहां पे जाता नहीं है। लेकिन जो चुराया हुआ पैसा था ग्रिफिन के पास, वो ज्यादा दिन तो चला नहीं और उसने झूठ बोला कि मैं एक अपने चेक का इंतजार कर रहा हूं। जब चेक आ जाएगा, जब काफी दिनों बाद जब उसका पैसा खत्म हो गया, तो उसने सराय मालकिन से कहा कि मेरा चेक आने वाला है, जब चेक आ जाएगा तो मैं आपका सारा पेमेंट कर दूंगा। इसके बाद कुछ अजीब तरह की घटना घटी। बहुत तड़के यानी बहुत सुबह एक पादरी, क्रिश्चियन रिलीजन में पादरी होते हैं, पादरी और उसकी पत्नी अपने अध्ययन कक्ष में देखा। धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उन्हें पैसों की खनखनाहट सुनाई दी। यह पैसा उस पादरी के डेस्क से निकाला जा रहा था। जो पादरी का डेस्क होता है, जब आप चर्च में जाएंगे तो देखेंगे, वहां से पैसों को निकाला जा रहा था। बिना किसी शोर के तथा लोहे की एक छड़ हाथ में कसकर पकड़े पादरी ने किवाड़ फाटक से खोल दिए। समर्पण कर दो, समर्पण कर दो, यानी अपने आप को समर्पित कर दो। उसे कमरा खाली मिला तथा उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे तथा पर्दों के पीछे तथा चिमनी के ऊपर की ओर देखा। वहां किसी भी व्यक्ति का कोई नामो निशान न था, पर डेस्क खोली गई और घर खर्च का पैसा चुरा लिया गया था। जो घर खर्च का पैसा था उसको भी किसी ने चुरा लिया था। आपको क्या लगता है किसने चुराया होगा?
उस पादरी के घर का पैसा। इस बीच जो सराय का स्वामी और उसकी पत्नी है, वैज्ञानिक के कमरे का किवाड़ खुला देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि हमेशा तो ये बंद ही रहता था और अंदर से ताला लगा रहता था। तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। कोई उसके कमरे में अगर प्रवेश करता था उस वैज्ञानिक के उस सराय में, तो वो क्रोध से आग बबूला हो जाता था, यानी उसको नहीं पसंद था कि कोई उसके कमरे में जाए। तो सराय के मालिक और मालकिन को आश्चर्य हुआ कि आखिर ग्रिफिन का कमरा बिल्कुल इस तरह से खाली क्यों है। वैसे तो कोई जाता है तो नाराज होता है, लेकिन आज इसने खुद देख रहे हैं कि कमरा खुला हुआ है। तो उन्होंने छानबीन किया। बिस्तर के कपड़े ठंडे थे क्योंकि ठंडक का मौसम था। इसका मतलब हुआ कि जो वैज्ञानिक था ग्रिफिन उस कमरे से जा चुका था काफी देर पहले। जो कपड़े तथा पट्टियों हमेशा धारण किए रहता था वह भी कमरे में बिखरा पड़ा था, यानी जो सामान उसका था, जो पहनता था, वो भी उस कमरे में बिखरा पड़ा था। अचानक मिसेस हॉल ने अपने कान के निकट किसी के सांस लेने की आवाज सुनी। एक क्षण पश्चात पलंग पर रखा हैट उछला तथा मिसेस हॉल के चेहरे पर जा टकराया। फिर शयन कक्ष की कुर्सी जीवंत हो गई। इसका मतलब हुआ कि ग्रिफिन उसी रूम में था, लेकिन वो नेकेड था, इसलिए वो सराय के मालिक और मालकिन को दिखाई नहीं दे रहा था। और चूंकि सिर्फ एक हैट अपने सिर पे लगाया था, तो हैट तो दिखाई हैट तो दिखाई दिया, लेकिन ग्रिफिन दिखाई नहीं दिया। हवा में उछलकर उसने सीधा धावा बोला। कुर्सी की टांगें सबसे आगे थीं। जब वह तथा उसके पति भय से मुड़े तो उस असाधारण कुर्सी ने दोनों को ढकेल कर बाहर कर दिया तथा दरवाजा बंद हो गया और ताला लग गया। इसके बाद ग्रिफिन ने, चूंकि वो दिखाई दे नहीं रहा था, और ये जो सराय के मालिक और मालकिन थे बहुत आश्चर्य हो गए, कहीं भूत तो नहीं है, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। इन लोगों को बाहर किया और अंदर से कमरा लॉक कर दिया ग्रिफिन ने। मिसेस हॉल घबराकर सीढ़ियों से लगभग नीचे गिर गईं। किसी प्रकार इन प्रेतात्माओं को उसके फर्नीचर में प्रवेश करा दिया था। मेरी माँ बेचारी उस कुर्सी पर बैठा करती थी। वह विलाप करने लगी, कैसी अजीब बात है कि वही कुर्सी मेरे विरुद्ध उठ गई। अब इनको लगा, मिसेस हॉल को और उनके पति को यानी सराय मालिक को, कि लगता है कोई प्रेतात्मा उनके घर में घुस गई जो ये सब काम कर रही है, कि कुर्सी जिस पे उनकी माँ बैठती थी वो भी उनको मार रही है, जबकि उनको ये नहीं मालूम कि ग्रिफिन उसको उठा करके मार रहा है। तो इस तरह से पड़ोसियों को लगा कि यह मुसीबत जादू टोने के कारण है। जादू टोना था या नहीं। जब पादरी के घर हुई चोरी का समाचार आया तो विचित्र वैज्ञानिक संदेह के घेरे में आ गया। संदेह और अधिक बढ़ गया। वैज्ञानिक ने नगद पैसा सहसा सामने रख दिया, यद्यपि उसने कुछ समय पूर्व ही स्वीकार कर लिया कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। ग्रिफिन ने सराय के मालिक मालकिन से कहा था कि उसके पास पैसा नहीं है, जब चेक आएगा तब देंगे, लेकिन जब उसने पैसा दे दिया सराय मालिक और मालकिन को, तो उन लोगों को शक हुआ कि आखिर ये पैसा आया कहाँ से। कहीं पादरी के घर जो चोरी हुई है वही पैसा तो ये नहीं है। गांव के सिपाही को चुपके से सूचित किया गया। सिपाही की प्रतीक्षा करने के बजाय मिसेस हॉल वैज्ञानिक के पास जा पहुंची और जो रहस्यपूर्ण तरीके से अपने खाली कमरे में प्रकट हो गया था। मैं जानना चाहती हूं कि तुम मेरी कुर्सी के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो। मकान मालकिन थोड़ा तेज बोली, सराय की मालकिन, कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, और मैं यह भी जानना चाहती हूं कि तुम किस प्रकार से खाली पड़े कमरे से बाहर आ गए तथा किस प्रकार तुमने ताला लगे कमरे में प्रवेश किया। वैज्ञानिक ग्रिफिन तो आपको मालूम है बहुत तुनक मिजाज था। जब सराय की मालकिन ने उसे तैश में बात किया, गुस्से में बात किया, तो वैज्ञानिक भी गुस्से में आ गया। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन और क्या हूं। अच्छा, मैं तुम्हें दिखाता हूं। अचानक उसने अपनी पट्टियां, गुलमुच्छे, चश्मा और नाक भी उतार फेंके। उसे यह सब करने पर 1 मिनट ही लगा। मैं खाने में, यानी जहां पे शराब सर्व होती है, डरे बैठे लोगों ने एक बिना सिर वाले व्यक्ति को देखा। एक सिर ही नहीं है, बाकी शरीर है लेकिन सिर नहीं है, क्योंकि उसने सरा उतार दिया। नीचे पहना हुआ था इसलिए दिखाई दे रहा था, और सिर वाला चीज हटा दिया
तो सिर दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोग डर गए। तब तक सिपाही आ गया और उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसे बिना शीश वाले व्यक्ति को बंदी बनाना है। सराय मालकिन ने कहा वही व्यक्ति है। तो सिपाही देखा, अरे इसका तो सिर ही नहीं है, इसको कैसे बंदी बनाएंगे। लेकिन उस सिपाही को अपने कर्तव्य पालन में आसानी से रोक पाना असंभव था। यदि किसी मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट निकाला है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही था, चाहे वह शीश वाला हो या बिना शीश वाला, चाहे सिर वाला हो या बिना सिर वाला। अजीब दृश्य उपस्थित हो गया। जब सिपाही ने ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की तो एक एक कर अपने वस्त्र उतारता जा रहा था, उतना ही अदृश्य होता जा रहा था और अंत में एक कमीज हवा में उछली तथा सिपाही ने स्वयं को ऐसे व्यक्ति से झपटते पाया जिसे वह देख ही नहीं सकता था। यानी वो वैज्ञानिक ग्रिफिन एक एक कर अपने शरीर के सारे वस्त्रों को निकाल रहा था जिससे कि सिपाही उसको देख ना पाए, अदृश्य हो जाए। कुछ लोगों ने उसकी मदद भी करनी चाहिए पर उन्हें भी मुक्के की मार सहनी पड़ी। मुक्का मार दे रहा था। जब हम किसी को देख नहीं पाते हैं तो कुछ भी कर सकता है और लोगों को मालूम भी नहीं चला कि यह मुक्का आ कहां से रहा है, कौन मार रहा है। अंत में जैफर्स ने, यानी उस सिपाही जो उसका नाम जैफर्स है, उस अदृश्य वैज्ञानिक को काबू में करने का अंतिम प्रयास किया तो मुक्का खाकर बेहोश हो गया। ग्रिफिन ने उसको भी मुक्का मार दिया। ऐसा मुक्का मारा कि सिपाही जैफर्स मदहोश हो गया, बेहोश हो गया। घबराहट भरी तथा उत्तेजित चीख पुकार होने लगी, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। पर यह कहना आसान था, करना नहीं। किसको पकड़ें? जब कोई दिखाई देगा तब तो पकड़ेंगे। तो आसान था कहना कि पकड़ो, लेकिन करना उतना ही कठिन था क्योंकि वो ग्रिफिन वैज्ञानिक अदृश्य हो गया था। ग्रिफिन ने झटक कर स्वयं को छुड़ा लिया तथा किसी को पता न था कि उसे कैसे पकड़ा जाए। इसको कैसे पकड़ा जाए किसी को भी मालूम नहीं चल पा रहा था। इस तरह से इस कहानी को आप पढ़ेंगे। अच्छी कहानी है। वर्ड मीनिंग बुक से और क्वेश्चन आंसर्स डिस्क्रिप्शन से करेंगे। हैप्पी लर्निंग।